हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम समय के साथ दूरी और वेग में परिवर्तन के बारे में ग्राफ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं एक समान चाल के लिए कैसा ग्राफ होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं जिसके अंदर ये मूल बिंदु होता है। नीचे वाले अक्ष पे समय ले लिया हमने, जो कि घंटे में या फिर सेकंड में हो सकता है, और ये दूरी हमने ले ली y अक्ष पे। अब क्या होता है कि अगर हम एक समान चाल की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि एक समान चाल क्या होता है, जिसके अंदर समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम यहाँ से शून्य से चलते हैं, तो अगर ये 1 सेकंड तक वस्तु आगे बढ़ी, तो यहाँ पे इसका मीटर स्थापन आपको दिख रहा है 1 मीटर, हमने इसको मीटर में ले लिया है। अब अगले 1 सेकंड फिर वापस 1 मीटर से 2 मीटर, तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन गया। इसके बाद अगले एक समय में क्या होता है, तीसरे सेकंड पे 3 मीटर, चौथे सेकंड में 4 मीटर। तो इस प्रकार इस ग्राफ में हम देखते हैं कि अगर एक समान चाल के लिए जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, तो हमें एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। एक सरल रेखा हमें यहाँ पे प्राप्त होती है। और अगर हमें किसी समय अंतराल के बीच में हमें ज्ञात करना हो कि वस्तु की चाल क्या है, तो उस समय अंतराल को हम क्या करते हैं, यहां से सपोज करो कि मैंने यहाँ पे 3 सेकंड और 1 सेकंड, 1 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में मैंने क्या किया, अगर वस्तु की चाल को ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 सेकंड और 1 सेकंड में इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। ये एक्सिस पे कहां मिलती हैं, और इन दोनों के सापेक्ष, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं कि 1 सेकंड पे जो विस्थापन था 1 मीटर हमने ले लिया, और 3 सेकंड पे जो विस्थापन हमने 3 मीटर ले लिया है। इस प्रकार से हमें क्या होता है, एक स्लोप मिलता है। इस स्लोप को ही हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अगर इसको हमें ज्ञात करना है चाल, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अधिकतम जो दूरी थी उसमें से न्यूनतम दूरी को माइनस करना पड़ेगा। मतलब ये जो है आपका x2 और ये जो है आपका x1, और यहाँ पे x1 के सापेक्ष जो समय है उसको हम t1 मानते हैं, और x2 के सापेक्ष जो समय है उसको हम t2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो चाल होती है वो दूरी बटा वेग होती है। तो दूरी में कितना परिवर्तन हुआ, दूरी परिवर्तन x2 माइनस x1 करना पड़ेगा। ये x2 माइनस x1 कर दिया हमने, बटे उतने में ही कितना समय लगा, तो हमने t2 माइनस t1 कर दिया। इस प्रकार से हमें ये जो मिलता है, ये क्या मिलता है, एक समान चाल के लिए यहाँ पे एक समान चाल के लिए ग्राफ के साथ साथ उसका सूत्र जो हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक समान चाल के लिए जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होती है। लेकिन अब दूसरे पे हम आते हैं असमान चाल के लिए। असमान चाल मैंने आपको बताया था पिछली बार कि अगर समान समय अंतराल में वस्तु और ये दूरी अगर अलग अलग होती है तो उसे असमान चाल कहते हैं। तो हमने क्या किया, वापस वही ग्राफ बनाया, 1 2 3 4, इसको हम सेकंड में ले लेते हैं, सेकंड में ले लिया हमने, और इधर हमने क्या ले लिया है, मीटर में ले लिया है। अब हम देखते हैं पहले सेकंड में विस्थापन 1 मीटर था, दूसरे सेकंड में विस्थापन 2 मीटर था, लेकिन तीसरे सेकंड में जो विस्थापन है वो 4 मीटर हो गया। मतलब यहाँ पे जो दूरी तय की गई है वो क्या है, 4 मीटर है। मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर की दूरी इसने तय कर ली, फिर अगले 1 और सेकंड में फिर वापस 2 मीटर। मतलब समान समय अंतराल में जो यहाँ पे आपको दूरी तय की गई है किसी वस्तु द्वारा, वो क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार की जो चाल होती है उसे असमान चाल कहते हैं। और असमान चाल में अगर वेग बढ़ता है, अगर दूरी चाल अगर बढ़ती है, तो ग्राफ जो होता है वो ऊपर की ओर जाता है। ग्राफ क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है। एक सरल रेखा नहीं प्राप्त होती है, चूंकि यह एक समान चाल नहीं है, इसलिए यह एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होगी। अगर यहाँ पे वेग बढ़ रहा है तो ग्राफ ऊपर की ओर जाता है, और अगर वेग घटता है तो ग्राफ जो होता है वो नीचे की ओर धीरे धीरे फ्लैट होता जाता है और एक समान चाल प्राप्त हो जाती है अंत में जाकर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक समान चाल के लिए एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जबकि असमान चाल के लिए कर्व हमें प्राप्त होता है। अगर वेग बढ़ता है तो कर्व ऊपर की ओर जाएगा, और अगर वेग धीरे धीरे घटता है तो कर्व क्या होता है, नीचे की ओर जाता है दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वेग में परिवर्तन। यह समय के साथ दूरी में परिवर्तन था, जिसे हम चाल कहते हैं। अब यहाँ पे वेग में परिवर्तन। अब इससे पहले हम क्या करते हैं, एक समान चाल से गतिमान वस्तु, अगर एक समान चाल से गतिमान वस्तु है तो उसके लिए जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, हमने समय घंटे में ले लिया है, इधर हमने किलोमीटर प्रति घंटे में वेग ले लिया है। अब एक समान चाल के लिए हमने पढ़ा था कि अगर वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, एक्चुअली एक समान वेग यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों, एक समान वेग होता है। अब वेग जो होता है वो किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वस्तु पहले घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी,
दूसरे घंटे में भी वस्तु 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही, तीसरे में भी 20 किलोमीटर प्रति घंटे और चौथे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वेग से चल रही है वस्तु। इस प्रकार से अगर हम पहले से लेकर चौथे घंटे के बीच में हम एक ग्राफ बनाए तो हमें दिखता है कि एक स्क्वायर प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक समान वेग से गतिमान वस्तु का जो वेग समय ग्राफ होता है वह एक क्या होता है, वर्ग प्राप्त होता है हमें। तो यह एक समान वेग के लिए हमें जो ग्राफ होता है, वेग समय ग्राफ होता है, वो इस प्रकार से प्राप्त होता है। आगे जब हम गति के समीकरण पढ़ेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो ये हो गया आपका एक समान वेग से गतिमान वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ, जो कि क्या होता है, एक वर्ग के अनुसार प्राप्त होता है, वर्ग जैसा प्राप्त होता है। इसके बाद अगर वेग में परिवर्तन होता है तो हम जानते हैं वेग में जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब यहाँ पे हमने वापस वही ग्राफ लिया है, इधर किलोमीटर प्रति घंटे में हमने वेग ले लिया है, उधर हमने ले लिया है समय। अब वस्तु शून्य समय से चलना प्रारंभ करती है, शून्य समय से चलना प्रारंभ करती है। जैसे जैसे इसका समय बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका क्या है, यहां से यहां तक क्या हुआ है, एक समान वेग से वस्तु चल रही है। लेकिन अगर दूसरे घंटे, तीसरे घंटे, चौथे घंटे में वस्तु का वेग एक समान बना रहता है तो हमें ये स्क्वायर प्राप्त होता है। क्या हमें प्राप्त होता है, एक स्क्वायर प्राप्त होता है। लेकिन अगर इसके बाद से वस्तु अचानक, मतलब यहां से अगर वस्तु कंटिन्यू, अगर ये वेग में परिवर्तन होता ही रहता है, अगर वस्तु दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे, तीसरे घंटे में 30 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथे घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से आगे चलती रहती है, मतलब लगातार वेग में परिवर्तन हो रहा है, हम जानते हैं वेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो आपको ये जो स्लोप दिखाई देता है, ये जो स्लोप आपको ये जो ढाल दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेग, इसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वो जो त्वरण होता है या जो ग्राफ होता है जिसको हम बोलते हैं ढाल, अगर हम इसे ढाल माने तो ढाल क्या होता है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। अब चूंकि हम देखते हैं कि वस्तु यहां से चलना प्रारंभ कर रही है और यहाँ ई तक पहुंची, तो इसे हम मान सकते हैं कि वस्तु का जो शून्य से लेकर पूरा ई तक जो वेग है वो क्या है, वी है। और मान रहे हैं कि जहां से वेग में परिवर्तन शुरू हुआ उससे पहले वस्तु का जो वेग था वो प्रारंभिक वेग क्या था, यू था। मतलब यहां से लेकर यहां तक वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या था, यू था। तो हम कहते हैं वेग में परिवर्तन कितना हुआ, वेग में परिवर्तन, तो ये पूरा कुल क्या था, वी था। यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये पूरा वी है। इसके बाद ये हो गया आपका प्रारंभिक वेग, यहां तक तो हो गया आपका प्रारंभिक वेग। तो ये वाला जो बचा वो क्या बचेगा, इस पूरे v में से इस u को माइनस कर दे तो ये बचेगा v माइनस u आपके पास बचेगा। इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे ढाल ज्ञात करेंगे तो जो y वाला पोर्शन होगा वो v माइनस u होगा, और यहां से यहां तक ये जोड़ा, ये हम जानते हैं ये क्या है, ये समय है। तो इस प्रकार से ये v माइनस u अपॉन t प्राप्त होता है। तो ये हमें त्वरण का जो एक सूत्र यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। इसका प्रयोग हम आगे समीकरणों में, गति के समीकरणों को निकालने के लिए करेंगे दोस्तों। इस प्रकार से बेसिक चाल ग्राफ जो थे, जो हमें समझ में आना चाहिए कि अगर एक समान चाल हो तो किस प्रकार का ग्राफ होता है, अगर असमान चाल हो तो किस प्रकार का ग्राफ होता है। असमान चाल में ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, एक सीधी रेखा नहीं होता, ये मैंने आपको बताया। और अगर वेग बढ़ता है तो ये ऊपर की ओर होता है, और सॉरी, अगर चाल बढ़ती तो ये ऊपर की ओर होता है, और चाल अगर घटती तो ये नीचे की ओर होता है। और इधर हमने एक समान वेग से गतिमान वस्तु का जो वेग समय ग्राफ था वो हमने देखा। उधर यहाँ पे वेग में परिवर्तन अगर हो रहा है तो यहाँ हमें त्वरण प्राप्त होता है, वो हम जानते हैं परिभाषा से। तो ये इस प्रकार से ग्राफ मिलता है दोस्तों। तो इसके बारे में हम जान लिया। अब अगले वीडियो हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम वेग ग्राफीय विधि से गति के तीनों समीकरण हम ज्ञात कर पा रहे हैं, है ना। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने स्टडी रिलेटेड किसी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के लिए रिकमेंड कीजिए दोस्तों। नमस्कार।